वजह से बोलना नहीं होता ना, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया क्या था। तो हम लोगों ने क्या समझा था कि प्लेराइट और जावास्क्रिप्ट हम लोग सीख क्यों रहे हैं, सिर्फ ये दो ही टूल्स क्यों सीख रहे हैं, इसके अलावा और कोई टूल क्यों नहीं सीख रहे, जैसे सैपरेस या सेलेनियम क्यों नहीं सीख रहे, प्लेराइट ही क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है। और ये वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने में काम आती है, जो कि सिर्फ हम लोग करेंगे। मोबाइल ऐप या फिर डेस्कटॉप ऐप हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इन दोनों की टेस्टिंग नहीं करेंगे, सिर्फ वेब एप्लीकेशन जो ब्राउजर के थ्रू एक्सेसिबल हो वो हम लोग सिर्फ उनकी टेस्टिंग करेंगे। तो प्लेराइट एक इसी में से टेस्टिंग का एक टूल है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, है ना। और जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो कि क्या में हेल्प करता है, टू कम्युनिकेट विथ, इसके किसके साथ बात करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, है ना। जब तक आप लैंग्वेज सीखोगे नहीं, आप कंप्यूटर से बात करना नहीं जानोगे, और जब बात नहीं कर पाओगे तो आप बताओगे कैसे कि इस एप्लीकेशन में जाओ और यहाँ पे अपना यूजर नेम डालो, फिर यहाँ पासवर्ड डालो और फिर साइन इन बटन पे क्लिक करो। अगर आप ऑटोमेट करना चाह रहे हो, अगर आप मैनुअली लिखना चाह रहे हो तो अलग बात है, बट अगर आप ऑटोमेट करना चाह रहे हो कि यहाँ पे अगर सही यूजर नेम सही पासवर्ड डले और जब साइन इन हो तो यहाँ पे होम पेज आ जाए, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो ये सब डाल के ये सब क्लिक करना, तो वो उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, प्लेराइट यूज करते हैं। तो लैंग्वेज जब आप सीखोगे तभी तो आप बता पाओगे ना कंप्यूटर को कि कहाँ कैसे क्या करना है। तो इसलिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, एंड जब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग प्लेराइट पे आएंगे और प्लेराइट से वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे जो कि सिर्फ ब्राउजर पे रन होता है। तो ये चीज हम लोगों ने समझा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या हो गया, जो वेरी कर सके, है ना, वेरी प्लस एबल, जो अपने आप को बदलने में सक्षम हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बदलने में, तो उसके अंदर का डेटा, जैसे कल मैंने बताया था एक एक वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया लेट के थ्रू। ए में मैंने 5 डाला, बाद में ए में मैंने 10 डाल दिया। अगर मैं कॉन्स्ट यूज करके करता तो ए में अगर 5 डाला और बाद में अगर ए में 10 डालता हूँ, और अगर इस समय अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यूज करता हूँ जो कि प्रिंट करने के काम आता है, अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ए में क्या वैल्यू है तो ये प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, है ना। कंसोल डॉट लॉग सिर्फ प्रिंट करने के काम आता है, बस इतना ध्यान में रखना। तो कंसोल डॉट लॉग में हम क्या डाले हैं, ए डाले हैं। कायदे से ए में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, कि पहले ए में 5 था बाद में मैंने 10 डाल दिया। लेकिन ये क्या होगा, ये फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया था। तो जब भी आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हो तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, है ना। जब भी आप डिक्लेयर करते हो कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के, उस वेरिएबल की वैल्यू को आप वापस से चेंज नहीं कर सकते हो, यानी रीअसाइन आप नहीं कर सकते हो। ये चीज हम लोगों ने कल देखा था, है ना। जब आप लेट का यूज करते हो तो आप रीअसाइन कर दोगे, यानी जैसे अभी ऊपर में देख रहे हैं ए में 5 था, बाद में फिर मैंने ए में 10 डाल दिया, तो ये सही है क्योंकि आप लेट कीवर्ड का यूज करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर किए थे। और जब आप लेट का यूज करते हो तो आप रीअसाइन कर सकते हो, वेरिएबल में कोई भी नया वैल्यू को आप डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब मैं रीडिक्लेयर की बात करता हूँ कि क्या लेट का यूज करके अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं तो क्या उसको वापस से फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, तो रीडिक्लेयर लेट में पॉसिबल नहीं है ना। जब अपन लेट यूज करेंगे, जब जैसे यहाँ पे लेट यूज हुआ तो ए को यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं हम, अगर लेट हमने यूज किया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे लेट नहीं लिखा है तो यानी जहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ इसके ऊपर डिक्लेयर हुआ होगा कहीं पे, तो यहाँ पे लेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने ए को कोड में डिक्लेयर किया, इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद यहाँ पे फिर जब आया ए में 5 से वैल्यू 10 हो गई, तो ये हमने रीअसाइन कर दिया। लेकिन अब यहीं पे सेम नेम के वेरिएबल को हम वापस से लेट लगा के रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो लेट कीवर्ड में रीडिक्लेयर पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्ट कीवर्ड में रीअसाइन भी पॉसिबल नहीं है और रीडिक्लेयर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको भी वापस से कॉन्स्ट यहाँ पे अगर लिख देंगे तो ये नहीं चलेगा, है ना, ये एरर थ्रो कर देगा।
लेकिन जब वार की बात करते थे, जब वार देख रहे थे, तो वार में था कि आप रीअसाइन भी कर दोगे, है ना। अगर वार से अगर आप यहाँ पे वार a इक्वल्स टू 10 लिए और बाद में a इक्वल्स टू 15 कर दिया, तो ये वार में सही है। वार अगर आप यूज करते हो, वार की हेल्प से, वार कीवर्ड की हेल्प से अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो आप रीअसाइन कर सकते हो। फिर इसमें क्या आया, रीडिक्लेयर कर सकते हैं क्या, तो इसमें आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो। अगर वार के हेल्प से अगर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो वापस उसी वेरिएबल के नाम से आप उस वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर सकते हो। तो इससे क्या होता था, कंफ्यूजन हो जाता था, समझ नहीं आता था कि ये में एक्चुअल में वैल्यू क्या है। ये तो बस 2 लाइन का कोड है, तो इसलिए कोई इतना कंफ्यूजन नहीं है। बट जहाँ बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड हो, तो वहां पे ये सब चीजें बहुत कंफ्यूज करती है। तो इसलिए वार का यूज करना हम लोगों ने बंद कर दिया, एंड इट इज नाउ एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, है ना। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है कि अब आप वार का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता था, जब कोई भी कोड में गलती हो गई तो उसको वापस से समझने में, डीबगिंग करने में बहुत टाइम लगता था, बहुत रिसोर्स लगता था, बहुत टाइम लगता था, है ना। तो इस कारण जो है सो हम लोगों ने वार का यूज करना ही बंद कर दिया। तो हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन रह गए, एक बच गया लेट, दूसरा रह गया कॉन्स्ट। जहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करना है वहाँ कॉन्स्ट यूज करेंगे, जहाँ वैल्यू चेंज करना है वहाँ लेट यूज करेंगे, है ना। तो ये वेरिएबल के बारे में हमने समझा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद देखा था हमने डेटा टाइप। डेटा टाइप 5 तरीके के देखा था। सबसे पहले देखा था नंबर। नंबर सबको पता है कि भाई नंबर क्या होता है, जैसे 42 हो गया, 81 हो गया, कुछ भी नंबर हो गया, 81.5, ये फ्लोट नंबर भी एक नंबर के अंदर आ गया। दूसरा हमने देखा था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जानने के लिए कौन सा कोई कोई अगर डेटा है वो किस डेटा स्ट्रिंग डेटा टाइप का है या नहीं है, उसको पहचानने का बस एक तरीका था, या तो वो सिंगल कोट में हो या तो वो डबल कोट में। अंदर में कुछ भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर सिंगल कोट या डबल कोट दिख गया तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल कोट में अगर 42 है, भले ही अंदर में नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिंगल कोट लगा हुआ है, तो इसका डेटा टाइप हो गया नंबर, है ना। सॉरी, स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में सिंगल कोट लगा है। वही अगर यहाँ पे ट्रू भी रख दिया, भले इसके अंदर बुलियन दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो दो कोट्स लगे हुए हैं, ये इसको स्ट्रिंग बनाते हैं, यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, बुलियन डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग पहचानने का बस ये एक तरीका था। इसके बाद हमने देखा था बुलियन। बुलियन डेटा टाइप में 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, अरे या तो हाँ या तो ना। इसके बाद देखा था अनडिफाइंड। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसमें कुछ वैल्यू डाल दो, आप शुरुआत में उसको डिक्लेयर करके बस छोड़ दो। अभी इसके बाद कभी आगे किसी स्टेप में हो सकता है इसके अंदर कुछ हम वैल्यू डाल दें, बट हम अभी नहीं डाल रहे, हमने बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया, है ना। तो ये सारे डेटा टाइप्स देखे थे, और एक था नल। नल यानी वॉइड। इसके भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या, मतलब ये सारे डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये था कल तक जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये फिर देखेंगे। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आ सकते हैं, अगर जैसे हम लोग बहुत पहले से भी सीखते आए, हम बहुत पहले से भी पढ़ते भी आए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोग मैथ में पढ़े ही हैं, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, प्लस, या तो आप एडिशन कर रहे हो, या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, या डिवीजन कर रहे हो, या फिर आप एक और इसमें आ जाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बता बता दूंगा कि ये साइन किस चीज का है। जैसे आप अगर लैपटॉप से ज्वाइन किए हो, तो कीबोर्ड पे आपके जो नंबर पे 5 जो बना हुआ है, जो परसेंट का जो साइन होता है, ये परसेंट का ही साइन है, लेकिन हम लोग इसको समझ लो मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। परसेंट का साइन है ये। इसका यूज क्या है वो बता देता हूँ मैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आप सिंपल है, जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बचपन से ही करते आए हो, वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में जो भी हम लोग करते हैं। अब जैसे एडिशन की बात करें, तो a प्लस बी अगर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये
अर्थमेटिक ऑपरेटर a माइनस बी, 10 में से अगर 2 जोड़ दिए तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन आप कर रहे हो, तो इसका वैल्यू आ गया 12। 10 में से 2 घटा दिए तो ये एक अलग अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया विद नेगेटिव जो साइन है उसका। 10 में से 2 गया तो ये बच गया 8। तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में साइन आप कैसे दोगे? तो ये साइन हो गया प्लस एडिशन अगर आप करना चाहो, जो कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हाँ एडिशन के लिए हम लोग प्लस साइन देते हैं, माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए है ना। तो जहाँ पे भी आपको जोड़ना या घटाना हो तो यहाँ पे आपको, अगर आपको जोड़ना हो तो आप ये साइन, घटाना हो तो ये साइन लेना। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टार का सिंबल होता है, जो हम लोग मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यूज करते ही हैं, है ना। तो ये स्टार का जो सिंबल है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस सब पे एग्जांपल देखेंगे। अगर हमको डिवाइड करना हो तो डिवाइड का ये सिंबल है फॉरवर्ड स्लैश। जब कीबोर्ड पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा इसका सबसे नीचे में होगा सेकंड लेफ्ट में शिफ्ट बटन के। तो ये यूज करते हैं डिवाइड के लिए। और ये क्या है? ये आपको देता है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जब डिवीजन करते हो लास्ट में जो बचता है ना, जैसे 10 में अगर 3 या 9 और यहाँ पे क्या बचा 1, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 10 मॉड्यूलस 3, तो रिमाइंडर क्या बचा? 10 में 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर बचा 1। तो ये वैल्यू जो देगा आउटपुट में वो 1 देगा, जो बचेगा वो देगा। अब मान लो मैं यहाँ पे 10 में 2 से डिवाइड करता तो 5 टाइम्स में यहाँ पे कट के 0 बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो अगर मैं 10 मॉड्यूलस 2 करता तो यहाँ पे क्या आता? 0 आता है, क्योंकि जो बचा क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर जो बचा वही आएगा आउटपुट में। ठीक है, तो ये उसका साइन है। इसका यूज बहुत आएगा, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे जब हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर इवन है ये बताओ, तो वहां पे ये सबसे ज्यादा यूज आएगा। क्योंकि इवन नंबर निकालने का बस एक ही लॉजिक है कि अगर जो नंबर जो है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीट तरीके से, यानी इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि इवन नंबर पे कोडिंग, इवन नंबर है या नहीं है, उसका कोड लिख के बताओ, तो मैं सीधा सिर्फ ये वाला लॉजिक लगाने की ट्राई करूंगा कि अगर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आती है तो वो इवन नंबर होगा। तो वो चीज खैर वो देखेंगे, फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया और एक यूज केस बता दिया कि जब भी आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब चीज का अगर आप लॉजिक लिखोगे तो उस समय ये बहुत यूज आएगा। और ऐसे भी कोड में बहुत जगह पे आपको ये यूज आता ही रहता है हमेशा। तो ये आप ध्यान रखना कि ये रिमाइंडर निकालने, इससे रिमाइंडर आउटपुट में आता है। तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, है ना। इस एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पे ही जो है सो कोड लिखेंगे एंड देन उसको यहीं पे चेक करेंगे कि क्या वो कोड सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन वाले से, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए पहले मैंने एक डिक्लेयर किया, लेट ए इक्वल्स टू 10। फिर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट बी इक्वल्स टू 80। और मैं बोल रहा हूँ कि जो सम है वो आप सम निकालना है हमको। कोई किसी 2 नंबर का सम अगर हमको निकालना होगा तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए में जो है, यानी ए में क्या है 10, बी में 80। तो ए में जो है और बी में है, उन दोनों को आप जोड़ दो। ये है ना प्लस का सिंबल, अभी हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, प्लस मतलब एडिशन। तो 80 और 90 को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा 90, सॉरी 80 और 10 को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो वो किस में चला जाएगा? सम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं कि प्रिंट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग, अब क्या प्रिंट करना है आपको? तो सम प्रिंट करना है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये क्या देता है वैल्यू, है ना। तो 80 में 80 आया और 10 आया, तो इन दोनों को जोड़ा और फिर इसको सम में डाला, सम में हो गया 90 और वही सम यहाँ पे प्रिंट हो गया 90 के तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन। अब इसमें एक चीज कोई बोलेगा कि आपने जब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 10, आपने लेट कीवर्ड से यूज किया लेकिन बाद में आपने चेंज नहीं किया इसको, तो क्यों नहीं इसको आपने कांस्टेंट कर दिया? अर्थमेटिक ऑपरेशन है शायद, इसीलिए सर। नहीं, आप बिल्कुल कांस्ट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ये तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप बाय डिफॉल्ट कांस्ट लेके चलो, अगर बाद में वो चेंज होता है तो उसको लेट कर देना, अभी भी 90 आएगा।
जब मैंने चेंज ही नहीं किया, अब चाहे उसके वो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो, कॉन्स्ट अगर आप यूज करते हो इसका मतलब आपको चेंज नहीं कर सकते, और लेट यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपको चेंज करना है। और अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो कहीं पे तो वापस ला दो उसको कॉन्स्ट पे। तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल जो तरीका था वो क्या था, आप कॉन्स्ट डिक्लेयर करके ही, कॉन्स्ट यूज करके ही आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो। बाद में अगर वो चेंज हुआ तो आप लेट कर देना। तो ये मैंने जान के ऐसा किया था कि मैं पूछूं कि भाई बताओ तुम लोग ये चीज यहाँ पे लेट था, लेट क्यों लिए जब आप वेरिएबल को कुछ आगे जाके चेंज ही नहीं किए। तो खैर चलो ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई है ना। यहाँ पे कॉस्ट कीवर्ड क्यों लिए हुए भी समझ में आ गया। प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ये एडिशन का एग्जांपल देखे हम। अब कल को अगर मान लो कि यहाँ पे ए में ये 100 दिया हुआ है, बी में 80 है, और कोई बोले कि इसके सब्ट्रैक्शन का मुझे कोड लिख के बताओ, तो मैं यहाँ पे बस प्लस को हटा के माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे सम का नाम मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। ये भी एक वेरिएबल ही है ना। ये ऐसा मत समझना कि ये सम अपने मन से डाल दिया। इसको भी आप चाहो तो एड कर दो। एक सेकंड में देखा हूँ किसी ने शायद हैंड रेस किया है ना। आ गया ना। यहाँ पे भी आप एक तरीके से वेरिएबल इसको, ये जो आप डिफरेंस आपने जो यूज किया और लास्ट वाले में जो सम आपने यूज किया था वो भी एक वेरिएबल ही है। ऐसे ही नहीं कि अपन ने कुछ ऐसे ही कहीं से कुछ डाल दिया। वो वेरिएबल है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट वो उस चीजों को लेट लेके समझ लेता है, तो इसीलिए वो वहां पे नहीं लिखे थे फिर भी चल रहा था। लेकिन अगर आपने लेट भी ले लिया तो भी कोई इशू नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि चल तो रहा है ये भी। तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो या तो लेट के नाम से या तो कॉन्स्ट के नाम से। क्या इसमें वैल्यू चेंज हो रही है क्या? क्या इसको लेट के नाम से करना चाहिए था या कॉन्स्ट के नाम से करना चाहिए था? या इसको देखे चलो इसको कॉन्स्ट करके देखते हैं। अब क्या प्रिंट होगा क्या? ये प्रिंट तो होगा ये, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 100 से 1000 कर दूं तो अब डिफरेंस जो आएगा वो 920 का आएगा। तो पहले तो 20 था, अब तो 920 आ गया, तो चेंज हो रहा है। तो क्या अब यहाँ पे एरर देगा? क्योंकि ये तो मैं कॉन्स्ट नाम से यूज किया हूँ। कॉन्स्ट वेरिएबल, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर किया हो, और कॉन्स्ट जब आप यूज करते हो तो वो तो चेंज होता नहीं है, उसमें आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ पे एरर आएगा या फिर ये सही तरीके से काम करेगा? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे 100 था और ये 80 था, तो 20 आया था डिफरेंस की वैल्यू। तो डिफरेंस में 20 चला गया था और कंसोल डॉट लॉग डिफरेंस प्रिंट किया तो यहाँ 20 आया। अब मैंने इसको 1000 कर दिया और अब ये 80 है। अब जब सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर आएगा 920। पहले था 20, अब आएगा 920। तो डिफरेंस में 920 जा सकता है क्या? ये कॉन्स्ट कीवर्ड के कारण कुछ इश्यू तो नहीं आएगा? कोई बता रहे क्या? पृथ्वी तुम बता रहे हो क्या? आना तो मतलब आना तो चाहिए वैसे, मतलब ये, बट फिर भी यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेशन है तो शायद इसका आइडिया नहीं कि मतलब क्या आंसर आएगा इसका। देखो अभी तक जो मैंने वेरिएबल डेटा टाइप जो भी मैंने बताया उसमें मैंने कहीं बोला कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में अलग तरीके से काम करता है और लॉजिकल ऑपरेटर में अलग तरीके से काम करता है? मैंने कहीं पे ये नहीं बताया है ना। तो अगर मैं सवाल पूछूं तो जो मैंने बताया बस उसी के बेसिस पे बताओ। क्या कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ पे रहने से किसी तरीके का कोई इश्यू आएगा? क्योंकि डिफरेंस में जो वैल्यू था पहले 20 था, बाद में ये 920 हो गया, तो डिफरेंस में जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो इससे क्या चेंज है, इससे क्या ये एरर देगा? मैं कह रहा नहीं हूँ कि ये एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप एक ही कोड में डिफरेंस की वैल्यू को नहीं, एक ही रन में डिफरेंस की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर रहे हो, है ना। एक बार रन दिए तो ये 920 आया, अब इसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो मुझे दोबारा एक दूसरा रन देना पड़ेगा, तो ये वापस से शुरुआत से कोड रन होगा। तो डिफरेंस में तो आया ही अब नया ना, डिफरेंस इससे पहले कुछ था ही नहीं। अब जब मैं ये वापस से रन किया तो ये वापस से स्टार्ट हुआ। तो इससे कोई इशू नहीं आएगा, चाहे आप यहाँ पे लेट ले लो चाहे कॉन्स्ट ले लो। और यहाँ पे कॉन्स्ट इसलिए लिया क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है आगे जाके। इसके बाद जब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके आगे कहीं पे भी इस कोड की वैल्यू को चेंज नहीं किया गया। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं ये डाल दूं कि डिफरेंस में 10 को डाल दो, है ना, यही वाला, यही है ना, स्पेलिंग चेंज तो नहीं है। हाँ, कि डिफरेंस में ये आया 1000 में से 800 घटा 200 आया, ये डिफरेंस में गया 200, लेकिन बाद में ये डिफरेंस में 10 हो गया। ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता था,
है ना। एक ही रन में आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं होने देना है। अब बार बार रन करो तो वो अलग चीज है, लेकिन एक ही रन, जैसे अगर मैं यहाँ पर रन किया तो यहाँ से ये लाइन होगा एग्जीक्यूट, ये लाइन हुआ, फिर ये लाइन हुआ, फिर ये लाइन पे आया, तो इसको पता चला कि भाई वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे 200 थी, यहाँ पे चेंज हो गई, लेकिन ये आपने कॉन्स्ट नाम से यूज किया था, तो चूंकि एक ही रन में हुआ तो वो अलाउ नहीं है ना, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट लेट करके रखता तो एरर नहीं देता, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो ये था डिफरेंस निकालने का। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में पहले आपने एडिशन देखा, बाद में डिफरेंस देखा। डिफरेंस के लिए माइनस साइन का जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसी का यूज करेंगे। लेट कीवर्ड, कोई भी यहाँ पे आपने जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो, या फिर कोई भी वेरिएबल का नाम दिया, ऐसे ही नहीं दिया, आपने कुछ कीवर्ड का यूज करके दिया। यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, उसके पीछे का कारण है क्योंकि ए की वैल्यू आगे जाके चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे लेट लिखा, इसके पीछे का कारण है क्योंकि बाद में हम डिफरेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं आगे जाके, है ना, 10 डाल रहे हैं। अगर नहीं करना रहेगा तो हम यहाँ पे भी इसको यहाँ पे हटा के इसको कॉन्स्ट कर देंगे, बस सिंपल है। तो ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी सेम है ना। यहाँ पे आप बस जो सिंबल है वो इसका स्टार का सिंबल लगता है, ये जो स्टार का जो सिंबल है वो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको डिवीजन करना हो तो बस ये फॉरवर्ड स्लैश लग गया, है ना। अभी ये जो देगा वो 1000 डिवाइडेड बाई 800 देगा। अब अगर मैं इसको करूंगा, इसका नाम भी बदल देता हूँ मैं, डिवीजन, ठीक है। और इसको मैं काम करता हूँ 8000 कर देता हूँ, ठीक है। 8000 डिवाइड बाई 800 कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे डिवीजन में अगर वैल्यू डाले, सॉरी, डिवीजन में वैल्यू डाले हैं तो हमको प्रिंट भी किसको करना है, डिवीजन को करना है, डिफरेंस को नहीं करना है ना। तो इसलिए कंसोल डॉट लॉग में भी डिवीजन को डाल दे कि देखें जरा इसकी वैल्यू 10 आ रही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग तो कैलकुलेट कर लिए ना, 8000 में अगर 800 से डिवाइड होगा तो 10 आना चाहिए। तो अब इसको देख लेते हैं, है ना, 10 आ गया, यानी ये डिवीजन का काम कर रहा है। अब मॉड्यूलस का देखते हैं, ठीक है, जो रिमाइंडर अपने को दे रहा था। रिमाइंडर का सिंबल कैसा होगा, इस तरीके से A%B, 8000%800, कितना आएगा रिमाइंडर, अगर 8000 में 800 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। 8000 में अगर अपन 800 से डिवाइड करें 10 बार में 8000 गया, यहाँ पे बचा 0। तो यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर को प्रिंट कराऊं, यहाँ पे अगर रिमाइंडर को डालूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। देखते, रिमाइंडर हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कंसोल प्रिंट कर रहे हैं, किसको, रिमाइंडर को प्रिंट कर रहे हैं, है ना, 0 आया। यानी और अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होता जैसे 804, तो यहाँ पे पता है कि अब ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू बचेगा। तो यानी ये वैल्यू अगर तुम इसको डिवाइड करते 804 से, तो ये वैल्यू लास्ट में रिमाइंडर के तौर पे बचती, ठीक है। तो ये रिमाइंडर वैल्यू ये प्रिंट करके देता है, ये साइन। तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेशन, बहुत सिंपल है, जो नॉर्मली अपन पढ़ते आए हैं बचपन से ही, सिर्फ वही चीज है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस ये एक सिंबल, ठीक है, ये सिंबल आपको याद रखने की जरूरत है कि आपको ये सिंबल करता क्या है, ये सिंबल रिमाइंडर देता है, कहाँ पे यूज होता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। बस ये एक अलग से आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ तक समझ में आया है सबको। अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो कोई ऐसा कुछ खास था भी नहीं, है ना। हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक, अब देखते कंपैरिजन ऑपरेटर। अब क्या है, कंपैरिजन करना है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जहां पे आप कंपेयर करते हो कुछ, क्या ये इससे बड़ा है, क्या ये इससे छोटा है, क्या ये इसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं है, क्या ये इसके बराबर नहीं है। जब हाँ आप कंपेयर करते हो वहां पे आप यूज करते हो कंपैरिजन ऑपरेटर। कैसे, जैसे मान लो आपको ये चेक करना है कि क्या 10 2 से बड़ा है, तो आप नॉर्मल मैथ में क्या, कौन सा सिंबल यूज करते हो, ये सिंबल, 10 क्या 2 से बड़ा है ना, 10 2 से बड़ा है तो ये आप ये सिंबल लिखते हो। अगर कोई बोलेगा कि क्या 10 2 से छोटा है, तो इस तरीके से लिखेंगे कि क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है ना। 10 जो है सो 2 से छोटा नहीं है,
यहाँ पे लिखे हैं 10 जो है सो 2 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है ना। ये चीज आई होप कि सबको ध्यान में होगा। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेसर देन का सिंबल है, जो अपन मैथ्स में हमेशा करते आए हैं सर, ठीक है। तो अगर हमको जब कंपेयर करना हो तो ऐसे सिंबल का यूज करते हैं ना, क्या 10 2 से बड़ा है, अगर ये चीज सही है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, हाँ भाई ये सही है। 10 2 से छोटा है, क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये बात सही नहीं है, गलत है ना, फॉल्स है। अगर बराबर देखना हो, क्या 10 10 के बराबर है, यहाँ पे 3 इक्वल देता है। अब जैसे यहाँ पे ये चीज समझ लेना कि जब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू, जब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है सो 10 के बराबर है। ए में 10 है, एक कंटेनर है जिसमें कहीं पे ये 10 रखा हुआ है, ये ए बराबर नहीं है। ए बहुत बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है, इसकी इसका कोई मतलब वो लिमिट नहीं है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन तो इसलिए यहाँ पे ये इक्वल्स टू को आप ये मत सोचो कि ये इक्वल है, मतलब ए 10 के बराबर है, नहीं। ये बस आप असाइन कर रहे हो, ये इसका सिंबल है यहाँ पे इक्वल उसकी टू का। हाँ, उसकी वैल्यू देना मतलब। इक्वल टू ठीक का है। सिर्फ एक इक्वल टू है, तो इसका मतलब होता है कि आप उसमें कोई वैल्यू को असाइन कर रहे हो। ए इक्वल टू 10 है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक इक्वल है ना बीच में, तो इसका मतलब है कि आप ए में 10 की वैल्यू को असाइन किए हो, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको इक्वल टू बोलो कि ए बराबर है 10 के, नहीं, यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया ग्रेटर देन का सिंबल, ये हो गया लेसर देन का सिंबल। लेकिन अगर आपको बराबर दिखाना है तो जैसे 10, क्या 10 के बराबर है, तो यहाँ पे 3 इक्वल लगेंगे, ठीक है। 3 इक्वल लगने का मतलब है कि क्या ये दोनों आपस में एग्जैक्ट बराबर है, एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट बराबर कहने के पीछे का लॉजिक है कि खैर वो अभी चीज छोड़ देते हैं ना, ये चीज बस इतना समझ लो कि अभी के लिए फिलहाल 3 इक्वल्स टू कहने का मतलब है कि वो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, बाद में मैं बोलूंगा क्या a जो है सो b वैल्यू के बराबर है, तो ये क्या आएगा, ये सही आएगा, है ना। a में भी वैल्यू 10 है, b में भी वैल्यू 10 है, दोनों सेम कंटेनर, दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन इस इक्वल टू का साइन है, a को 10 की वैल्यू दिए हम, a 10 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि बराबर नहीं है, नहीं का सिंबल इस तरीके से देते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन, आपने देखा होगा शायद, इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन ये वाला साइन, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि क्या इसकी वैल्यू बराबर नहीं है, तो अगर बराबर में ये साइन है, 3 इक्वल टू है, तो ये बराबर हो गया, तो सिर्फ एक इक्वल टू को हटा देते हैं और इस तरीके ये वाले साइन से अगर रिप्लेस कर दिए, तो इसका मतलब है कि क्या 10 20 के बराबर नहीं है। तो हाँ भाई, 10 20 के बराबर नहीं है, ये जो आप लिखे हो ये सही लिखे हो, है ना। ये वाला हटा दे, ये चीज नहीं है, ये वाला हटा दो, है ना। तो नॉट इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं, ये वाला साइन होता है, ये वाला साइन होता है किसका, नॉट इक्वल का, ठीक है। इक्वल टू का साइन कैसा होता है, 3 इक्वल्स, है ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन, यार ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है नहीं, इसको मैं एक काम करता हूँ फिर से वापस, ये सिंबल हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन का, जहां पे आप ये देखोगे तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन सिंबल है। ये हो गया आपका लेस देन का सिंबल। इक्वल टू का सिंबल अगर बोलूं तो ये हो गया, है ना, इक्वल का। नॉट इक्वल टू का ये एक्सक्लेमेशन, और ये बस एक इक्वल हट जाता है और इसके बदले नेगेटिव नेगेटिव साइन लग गया ये एक तरीके, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, है ना, कि ये इसके बराबर नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल कैसा होता है, ये ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू, है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देते थे ना मैथ में, ये वाला साइन, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ये वाला साइन अब कीबोर्ड में नहीं होता है ना, तो इसलिए ये साइन रहता है और इक्वल टू का साइन रहता है, तो इन दोनों को ऐड करके बना दिया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होगा। उसी तरीके से लेस देन इक्वल टू का साइन ऐसा हो गया, है ना, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू का साइन। ये ध्यान रहे, ये इस तरीके से बस ऐसे ही अपन नहीं लिख रहा है,
है ना। कहीं पे बहुत जगह क्वेश्चन आएगा जब हम लोग कोडिंग करेंगे, मतलब 2-4 एग्जांपल देखेंगे तो उन सब में इन सब का यूज आएगा। तो ये ध्यान रहे कि ग्रेटर देन का सिंबल कैसा होता है, लेस देन का कैसा होता है, इक्वल कैसे लिखते हैं, इसको इक्वल क्यों नहीं बोलते। यहाँ पे इक्वल्स टू भी बोल दी है कि लेट ए इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो ये क्यों नहीं अपन बोलते, ये भी तो इक्वल टू का साइन है। नहीं, ये यहाँ पे असाइन का साइन है कि हम उसको ये वैल्यू असाइन किए हैं। इक्वल टू का साइन ऐसा है, नॉट इक्वल टू का साइन ये है, तो ये ध्यान में रहेगा, है ना। इसके अलावा और क्या बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल से बस इतना ही है। तो ये है क्या, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, जिससे आप कंपेयर कर पा रहे हो कि क्या कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है, छोटा है, उसके बराबर है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसके बराबर नहीं है। तो अगर यहाँ पे उस तरीके का कंपैरिजन आपको करना हो तो यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप यूज करोगे, डिपेंडिंग कि आप करना क्या चाह रहे हो, है ना। कि आप ग्रेटर देन वाला चेक करना चाह रहे हो, बराबर वाला चेक करना चाह रहे हो, कि कैसा चेक करना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप साइन दे दो जो आपको करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, अभी फिलहाल आप ये सब समझ लो, ये सब बहुत सारे अभी जो एग्जाम्पल्स है ना उसमें बहुत बहुत बार ये सब यूज आएगा, लेकिन ध्यान में रखना है ना। तो ये क्या था, ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पे लॉजिक लगती है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में होता है 3। एक होता है एंड, एक हो गया आपका और एक हो गया आपका नॉट। ठीक है, जैसे मैं बोला कि ग्रेटर ग्रेटर देन का सिंबल कैसा होता है, ग्रेटर देन का सिंबल कैसा होता है, ये हो गया ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन इक्वल टू का होता तो ये होता, है ना। तो जैसे मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप जो है सो साइन देख पा रहे हो। एडिशन का किसी ने रेस किया क्या है, या कोई रिक्वेस्ट आई है, इसलिए देखता हूँ। चैट, तभी ये चैट चैट आया है। चलो ठीक है। मैम तो जैसे मैं बोला कि अगर एडिशन करना हो तो क्या सिंबल आप यूज करोगे, तो आप प्लस सिंबल यूज करोगे। तो जैसे ये ध्यान में आ गया, सब्ट्रैक्शन में ये आ गया, तो उसी तरीके से ये भी ध्यान रखना कि जब मैं एंड बोलूँ तो इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, डबल %। ये वाला शायद आपने देखा होगा, इंग्लिश के बुक में बहुत बार यूज हुआ रहता है ना। तो एंड का सिंबल है ये, जैसे एडिशन का सिंबल ये है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये है। अगर मैं एंड बोलता हूँ तो उसका सिंबल ये है, 2 बार %। और अगर मैं बोलूँ तो और का सिंबल है ये, 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर नॉट बोलूं तो शायद मैंने अभी जस्ट बताया था नॉट इक्वल टू का सिंबल कैसा होता है, तो ये निगेट साइन, ये हो गया नॉट का सिंबल। तो जैसे मैंने एडिशन का बोला तो आपको प्लस आ गया, सब्ट्रैक्शन का बोला सिंबल अगर बताओ तो क्या होगा, तो ये आप बता दोगे, मल्टीप्लिकेशन का ये बता दोगे, डिवीजन का ये बता दोगे। तो उसी तरीके से एंड का भी आप बता देना कि 2 % इसका सिंबल होता है। ये हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में अभी हम लोग समझेंगे पहले ये 3 है क्या, इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लो कि ये जो है सो एंड का साइन है, और का साइन ये होता है, नॉट का साइन ये होता है। अब समझते कि आखिर ये एंड है क्या। एंड का मतलब होता है कि अगर सारे कंडीशन मैच हो रहे हैं, अगर सारे कंडीशन सही है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, मतलब अगर सारे कंडीशन सही है तो एंड सही है, मतलब एंड से आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझते हैं कि अगर कार ड्राइव करने की बात हो तो कार ड्राइव करने के लिए लीगली क्या चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक लाइसेंस होनी चाहिए, ठीक है, लाइसेंस होनी चाहिए, और दूसरी बात आपके पास कार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर 2 चीज है, मतलब तो आप रफली, मैं बस एग्जांपल, अब ये मत बोलना कि अगर पेट्रोल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब ये अपन देख रहे हैं कि कार है और लाइसेंस है तो आप चला सकते हो। तो अगर मैं पूछूं कि क्या आप कैन ड्राइव, मतलब क्या आप चला सकते हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लाइसेंस भी सही होनी चाहिए, लाइसेंस %, एंड लाइसेंस भी हो और कार भी हो, ये दोनों का होना जरूरी है। दोनों कंडीशन सही होंगे तभी आप चला पाओगे। अगर लाइसेंस नहीं है, कार है, तो भी आप नहीं चला सकते हो, है ना, लीगली। मतलब एक भी कंडीशन अगर गलत हुई तो आप कैन ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते।
लाइसेंस है, कार नहीं है, तो भी आप ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आपको ड्राइव करना है तो आपके पास लाइसेंस और कार दोनों का होना जरूरी है। ठीक उसी तरीके, मतलब वही आप समझ लो, एंड में कोई भी कंडीशन हो, सारे कंडीशन का सही होना जरूरी है। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू या फॉल्स, जैसे हम लोगों ने समझा था बुलियन में ट्रू या फॉल्स होती है, अगर सारे कंडीशन ट्रू है तभी आपका जो ये जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। एंड ऑपरेटर को अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कि पब जाते होगे ना सब लोग, पब में क्या चाहिए, एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। पब में घुसने के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड है और एज अगर आपके पास आपका 18 से ऊपर है तो ही आप घुस सकते हो, नहीं तो आपको घुसने नहीं देगा। तो अगर मैं पूछूं कि क्या आप एंट्री कर सकते हो कि कैन यू एंटर इन पब, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि भैया दो कंडीशन है, आपकी एज क्या सही है, सही में 18 से ऊपर है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई 18 से ऊपर है। और फिर उसके बाद सॉरी एंड का साइन, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन का सही होना जरूरी है। और दूसरा आप बोलोगे कि क्या आपके पास आईडी कार्ड है अभी, अगर ये दोनों अगर है मेरे, अगर ये मैं ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हूँ तो ही मैं अंदर में घुस जाऊंगा। अगर ये ट्रू है, अगर मेरी एज 18 से बड़ी है यानी वो सही है, हाँ है। और दूसरा, क्या अगर कोई मुझसे पूछे क्या आपके पास आईडी कार्ड है तो मैं बोलूँ हाँ है, तो हाँ के लिए ट्रू। तो अगर ये दोनों ट्रू हुआ तभी आपको जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू मिलेगा। इन दोनों का एंड अगर ऑपरेशन करोगे, जैसे 10 में 2 आप ऐड किए तो बाहर में क्या मिला, 12 मिला। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है सारे कंडीशन, तो आपको ट्रू मिलेगा। अगर कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। चलो ऐसे देखते हैं, मैंने बोला एज और मैंने बोला यहाँ पे आईडी कार्ड, ठीक है, ऐसे समझते हैं। और यहाँ पे एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं पहले बोला कि भाई मैं 18 साल से ऊपर हूँ, पहला कंडीशन में देख रहा हूँ। मैं क्या बोला, हाँ भाई मैं 18 कंडीशन से ऊपर हूँ। दूसरा, आईडी कार्ड है क्या, मैंने बोला नहीं है, तो मैंने लिखा फॉल्स। नहीं है के लिए गलत है, फॉल्स है। एज क्या 18 से ऊपर है, तो मैंने बोला हाँ। तो क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो क्या एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, फॉल्स आएगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि मैं बोला कि हाँ भाई एज मेरा, सॉरी एज मैंने बोला कि, मैंने बोला एज जो है सो मेरी 18 से कम नहीं है, 18 से ज्यादा नहीं है, लेकिन आईडी कार्ड है मेरे पास। तो क्या मुझे एंट्री मिलेगी, क्या मैं 18 साल से ऊपर नहीं रहूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 18 साल से ऊपर मेरी एज नहीं है, फॉल्स है, तो क्या मुझे एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। तो दोनों कंडीशन सही नहीं थी इसलिए एंट्री नहीं मिली। तीसरी कंडीशन देखता हूँ, मैंने बोला कि एज भी नहीं है और आईडी कार्ड भी नहीं है, तो क्या मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगा। अभी आप देखो तीनों में फॉल्स आया है ना। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि कोई भी सारे कंडीशन ट्रू थे ही नहीं कभी। लेकिन अब जैसे ही मैंने बोला कि हाँ भाई मेरी एज भी 18 से ऊपर है और मेरे पास आईडी कार्ड भी है, तो बस मैं एलिजिबल हो गया, तो क्या मुझे एंट्री मिलेगी, तो हाँ मुझे एंट्री मिलेगी। तो आउटपुट को ट्रू आने के लिए आपका जितना भी कंडीशन था सभी को ट्रू होना पड़ा। जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा, हाँ मिलेगा। सारे कंडीशन अगर हाँ कहेंगे तभी आपका आउटपुट में हाँ मिलेगा। तो ये है एंड ऑपरेटर। एंड का सिंबल क्या हो गया, ये, ठीक है। इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग का भी हम लोगों ने एग्जांपल एक देखा है ना। तो जहां सारे कंडीशंस आपको चाहिए कि नहीं नहीं, एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मुझे देखना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर का सबसे पहले डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई भी नंबर है तो वो अपने सिवा और 1 के सिवा किसी और से डिविजिबल ना हो।
जैसे फॉर एग्जांपल 7 है, 7 और किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 1 और 7 के टेबल में ही आता है ना। 6 है क्या? नहीं, 6 नहीं है, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आ गया, 3 के टेबल में भी आ गया, 2 के टेबल में भी आ गया, 6 के टेबल में, तो सिर्फ 2 ही डिविजिबल होने चाहिए, एक तो वो नंबर खुद और एक दूसरा एक। तो आपके पास 2 कंडीशन आ गई ना यहाँ पे, कि आपको चेक करना है कि क्या जो पहला जो भी मैंने नंबर दिया, जैसे मैंने बोला कि आप चेक ऐसा कोड लिखो जो बताए कि कोई भी नंबर दूं तो वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो मान लो कि मैंने 7 दिया, तो आपने ये चेक किया क्या इसका पहला जो डिवाइडर जो फैक्टर है वो क्या 1 है, और दूसरा क्या ये खुद है। तो आपने ये दोनों कंडीशन देखा ना, तो जब ये कंडीशन सही है और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सही है, तभी आप बोलोगे ना ये प्राइम नंबर है। अगर इसके अलावा, और अगर मान लो 1 है और 7 है, इसके अलावा और कुछ बीच में और आ गया, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे 6 का देखा था, तो इसका मतलब कि सारे कंडीशन जो है उसके सही नहीं हुए। तो जब कंडीशन सही नहीं है तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो जहां पे भी आपको सारे कंडीशन सही होने चाहिए, अगर वो लगाना हो तो वहां पे आप एंड ऑपरेटर का यूज करोगे। दूसरा एक आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को कैसे सिंबल देते हैं? ये ना दो पैरेलल लाइंस की जैसे। और ऑपरेटर का मतलब हो गया कि या तो ये, नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी एग्जांपल आप सोच सकते हो कि जिसमें आप ऑप्शन लगा देते हो, है ना, कि किसी तरीके का ऑप्शन की, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कहीं जा रहे हो एंड 2 रास्ते हैं आपके पास, दोनों सेम ही जगह जा रहे हैं, और आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे ये भी रास्ता जा रहा है और ये भी रास्ता जा रहा है, तो अगर ये रास्ता टूट गया तो भी आप जा सकते हो, है ना। यहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है, ये 2 रास्ते थे, यहाँ से ये 2 रास्ते निकल रहे थे और आप यहाँ पे हो, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर ये सही नहीं है तो आप ये रास्ते से जा सकते हो, अगर ये सही नहीं है तो आप ये रास्ते से जा सकते हो, अगर दोनों सही है तो किसी भी रास्ते से जाओ। लेकिन अगर दोनों रास्ता टूट गया तो आप क्या आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो और का क्या कंडीशन हो गया? तो और का कंडीशन यही है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही है तो वो आपको ट्रू देगा। अभी एंड में हमने ये देखा था कि दोनों कंडीशन, सारे कंडीशन अगर सही रहेंगे तो ही वो ट्रू देगा। अगर सारे कंडीशन सही है, ट्रू और ट्रू थे दोनों में, तो ही हमको आउटपुट में ट्रू मिला। लेकिन और का क्या है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन, जैसे वहां पे था, जैसे एज और आईडी कार्ड का था ना, तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरा अगर फॉल्स भी रहता है ना, तो वो ट्रू ही देगा। और में कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों रास्ते में से कोई भी एक रास्ता सही होगा तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, अगर दोनों रास्ते खत्म है तो मैं इस तरफ जा ही नहीं सकता। तो अगर दोनों रास्ते फॉल्स है, अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स है, तो ही आउटपुट में ये फॉल्स देगा। मेरे ख्याल से ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। चलो एक बार और ट्राई करते हैं इसको। मैंने बोला क्या कि ये आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये इनपुट है और ये है आउटपुट। यहाँ से आपको एंट्री करनी है और यहाँ से बाहर निकलना है। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक ये है ए है और दूसरा बी है। आप यहाँ से जैसे आप जाओगे तो यहाँ तक आना है आपको, तो ये दोनों रास्ते हैं आपके पास। दोनों रास्ते हैं तो दोनों में से अगर कोई भी एक रास्ता सही है तो आप तो यहाँ चले जाओगे। लेकिन अगर सारे रास्ते अगर खराब है, अगर यहाँ पे एक और रास्ता होता, 3 रास्ते भी होते हैं, तो अगर तीनों रास्ता खराब है तो आप यहाँ नहीं जा सकते हो ना। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक रास्ता अगर सही रह गया तो आप यहाँ चले जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से चलो यहाँ पे देखते हैं, ये ए है और ये बी है। हम पहले 2 ही लाइन में देखते हैं, इसमें नहीं देखते हैं। तो हम मान लेते हैं ये ए और यहाँ है बी, और यहाँ आउटपुट पे आ रहे हो, ठीक है। मैं बोला कि क्या ए का रास्ता सही है? तो मैंने बोला नहीं, गलत है, ए का रास्ता टूटा हुआ है, मान लेते हैं। बी का रास्ता हम मान के चलते हैं कि ये सही होगा, तो हम बी बोल दे सही है। तो क्या मैं इधर जा सकता हूँ? अगर ए टूटा हुआ है तो बी के थ्रू मैं जा सकता हूँ इधर, क्योंकि बी तो सही है। तो जब यहाँ चला गया तो आउटपुट में मैं क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो अगर एक भी कंडीशन सही थी तो मैं यहाँ चला गया। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि ए का रास्ता सही है और बी का रास्ता गलत है। तो ए का रास्ता मैं रख दिया सही और बी का रास्ता मैंने रख दिया टूटा हुआ है, तो ये फॉल्स रख दिया। तो ए का रास्ता सही है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? यहाँ से तो रास्ते से तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? ट्रू। जब मैं यहाँ चला गया तो इसका मतलब ट्रू हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि चलो ये दोनों रास्ते सही हैं, तो ए भी सही है ट्रू और बी भी सही है,
तो आउटपुट में मैं जा सकता हूँ, फिर भी मैं चला जाऊँ किसी भी रास्ते को लेके। लेकिन अगर दोनों रास्ते टूटे हुए हैं, ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ, जब आप और ऑपरेटर का यूज करते हो तो सारे कितने भी कंडीशन हो, अगर कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा। यहाँ पे 50 क्यों ना रोड हो सामने वाले के पास, लेकिन कोई भी एक रास्ता अगर सही रह गया तो भले बाकी सारे रास्ते टूटे हुए हैं या फॉल्स है, आप आराम से यहाँ चले जाओगे। वही है। और में जैसे एंड में था कि सारे कंडीशन जो है वो सही हो, सारे कंडीशन सही होंगे तभी आपको ट्रू मिलेगा। और में है कोई भी एक कंडीशन अगर सही रह गया तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा और फॉल्स ही मिलेगा आउटपुट में, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखो कि एंड में सारे कंडीशन सही होने चाहिए, और में कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो गया, 50 भी कंडीशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक कंडीशन अगर सही हो गया अगर गलती से भी, तो वो आउटपुट में ट्रू देगा। अगर 2-4 भी हो गया तो भी ट्रू देगा, मतलब अगर मिनिमम भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो आउटपुट ट्रू देगा। लेकिन एंड ऑपरेटर में आपको सारे के सारे कंडीशन को सही होने पड़ेंगे तभी आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा, जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था एंड और ऑपरेटर। तीसरा है नॉट। नॉट ऑपरेटर मतलब समझ में आ रहा है, निगेटिव। अगर आप ट्रू दोगे तो वो क्या दे देगा? वो फॉल्स दे देगा। अगर आप फॉल्स दोगे तो ये देगा ट्रू, उल्टा कर देगा सीधा। आप इनपुट में कुछ भी डालो वो उसका उल्टा दे देगा आउटपुट में। ट्रू दोगे तो हाँ का उल्टा क्या रहेगा ना, ट्रू दोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा फॉल्स, फॉल्स दोगे तो मिलेगा ट्रू। ठीक है, नॉट ऑपरेटर सबसे इजी समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। आप कुछ भी इनपुट में दो, ट्रू दोगे तो इसका मतलब वो फॉल्स कर देगा, आउटपुट में आपको फॉल्स मिलेगा। एक बार समराइज करते हैं तीनों को। एंड ऑपरेटर, यहाँ पे लिख देता हूँ और ऑपरेटर, और यहाँ लिख देता हूँ नॉट ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर का क्या कंडीशन है? ऑल कंडीशन, सारे कंडीशन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, है ना। सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, और में एनी वन कंडीशन। ठीक है, एनी वन कंडीशन अगर आपको ट्रू मिला, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है, अगर सारे कंडीशन जिसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जो सही हो। हाँ, बस इसमें ऑप्शन होने चाहिए। कोई भी एक ऑप्शन अगर आपका बच गया तो वो आप ट्रू है, आप बच गए वहां पे, है ना। नॉट क्या करेगा? इसको रिवर्स कर देगा, जो भी आप इसके अंदर दोगे वो उसको उल्टा कर देगा, ट्रू दोगे फॉल्स कर देगा। ठीक है, या मतलब निगेट करना, जैसे वहां पे मैंने किया था, है ना। नॉट, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, नहीं कहने के लिए आप नॉट का यूज करते हो। नॉट का सिंबल ये होता है, और का सिंबल पाइप जैसा ऑपरेटर होता है, और एंड का दो एंड सिंबल होता है, एम्परसेंड। ठीक है, तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर। हम लोगों ने 3 चीज देखा आज अभी तक। अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम लोग नॉर्मल, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालने के लिए ये यूज करते हैं। ये बहुत यूजफुल है, ध्यान में रखना, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। दूसरा पढ़ा हमने कंपैरिजन ऑपरेटर। ये भी समहाउ आपके मतलब जो मैथ्स सब्जेक्ट थे उसी के जैसा था। ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन का सिंबल। जब हम लोग कोड करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीजों को देखेंगे, अभी देखेंगे इन सब चीजों को, है ना, कि कैसे किस तरीके से लिखते हैं। ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू का ये सिंबल हो गया, इक्वल टू का ये सिंबल है, नॉट इक्वल टू का ये सिंबल। ये था कंपेरिजन ऑपरेटर। तीसरा क्या था? लॉजिकल ऑपरेटर, जो अभी हम लोगों ने देखा। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने 3 चीज देखे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ट्रू कब देगा? जब सारे कंडीशन इसके सही होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। और में कोई भी एक कंडीशन सही है तो भी आपको ट्रू दे देगा। कोई भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होनी चाहिए तो वो आपको ट्रू दे देगा। नॉट में आप उसको
जो भी आप सोच रहे हो कि ये चीज हो, इसके इसके ये ना हो, तो उसकी जगह आप नॉट ऑपरेटर का यूज कर लो। अगर आप यहाँ पे फॉल्स दे रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं कर दिया कैन आई ड्राइव, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैन आई ड्राइव की वैल्यू अगर आती है ट्रू, तो ये साइन आपको इसको फॉल्स करके दे देगा, तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा फॉल्स। यहाँ पे जो भी साइन बनेगी कि मैं क्या चला सकता हूँ, तो मैं अगर बोलता हूँ हाँ, तो ये साइन उसको ना आंसर बना देगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कैन आई ड्राइव, तो मैं बोलूँ अगर ना, तो ना के बाद ये निगेटिव साइन है, तो ना का उल्टा क्या हो गया, हाँ, तो ये हाँ कर देगा। जो भी आप दोगे इसको, ये उसका उल्टा करेगा, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये 3 तरीके के हमने ऑपरेटर्स पढ़े। इनका यूज अब हम लोग देखेंगे कि इनको किस तरीके से, जैसे हमने एडिशन का देखा, इन सभी का देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर का देख लिया, उसी तरीके से हम लोग कंपैरिजन का देखते हैं, एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर का देखेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर मेरे ख्याल से जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है आपके कोड के ऊपर। ठीक है, चलो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं अपन उसको, जो भी हम लोगों ने ऑपरेटर सीखा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद बचा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट ए, चलो कॉन्स्ट से ही यूज करते हैं अभी। कॉन्स्ट ए, मान लो मैंने बोला कॉन्स्ट ए में 15 है, ए की एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया और उसमें मैंने 15 की वैल्यू असाइन करी है। ठीक है, एक दूसरा मैंने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट बी इक्वल्स टू, और इसमें मैंने बोला 25 है। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक करना है, अगर मुझे ये प्रिंट करना है कि क्या, प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और क्या हमको प्रिंट करना है, हमको ये देखना है कि क्या ए जो है वो बड़ी है बी से, क्या ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है। ए में कितना है, 15 है, बी में कितना है, 25 है। तो ये क्या आना चाहिए, क्या ए बी से बड़ी है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, है ना। ए में तो 15 है, बी में तो 25 है, तो 15 25 से बड़ी थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ क्या आया, फॉल्स आया। ठीक है, ये ग्रेटर देन सिंबल का है। क्या ए बी से बड़ी है, ए में तो 15 है, बी में 25 है, तो 15 25 से बड़ी नहीं है। ये सिंपल ऐसा ही हो गया ना। ए ग्रेटर देन बी का मतलब हो गया ए की वैल्यू क्या थी, 15, ग्रेटर देन यहाँ पे रहा, और यहाँ पे क्या आ गया, 25। तो क्या 15 25 से बड़ी है, तो नहीं। तो नहीं के लिए क्या यूज करते हैं, फॉल्स यूज करते हैं। तो ये फॉल्स प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये था ग्रेटर देन सिंबल का। अब मान लेते हैं कि अब लेस देन सिंबल का, अगर मान लो इसी के बदले अगर लेस देन सिंबल अगर होगा, तो बस यहाँ पे आपको लेस देन सिंबल करना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या 15 छोटी है 25 से, अब ए लेस देन बी है ना। अब यहाँ पे आप देखो ए लेस देन बी है, तो ए में कितना है, 15 है, लेस देन बी, बी में कितना है, 25 है। तो क्या 15 25 से छोटी है, तो हाँ छोटी है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ये जानते हैं। क्या ए बराबर है बी के, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ए बराबर है क्या बी के, नहीं, ए में 15 है, बी में 25 है, तो ए और बी की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है ना। ए में अगर मैं यहाँ पे 25 डाल दूं तो, है ना, ए में भी 25 बी में भी 25, क्या दोनों बराबर है, तो हाँ बराबर है, दोनों में 25 25 है, तो इसलिए क्या मिला, ट्रू मिला। यहाँ पे हाँ को ट्रू बोलते हैं ना, कहीं भी देखोगे तो हाँ का मतलब ट्रू हो गया। यहाँ पे इसको, इसका मतलब ट्रू जहां भी है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग जहां पे भी आपको लग रहा है कि क्या ए और बी ए बराबर है, तो हाँ है, तो इसका मतलब ट्रू होगा। अगर नहीं है तो वो मतलब फॉल्स हो गया, है ना। तो देख लिया अभी अपन कि ट्रू कहाँ आ रहा है, फॉल्स कहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर हुई, तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल गया। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू जो है चेंज कर दूं, यहाँ पे कुछ और रख दूं, तो ये अब बराबर नहीं रहा, तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि ये गलत है ना। तो ये था। अगर मैं ये देखूं कि क्या ये ए बी के बराबर नहीं है, ये सिंबल दिया मैंने, है ना, निगेट का जो नॉट ऑपरेटर है, क्या ए बी के बराबर नहीं है, ये नहीं का साइन है ना, ए बी के बराबर नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही है।
अरे यार सॉरी, मेरा जो लैपटॉप है वही डिस्चार्ज हो गया था, तो चार्ज पे लगाना भूल गया था आज मैं। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है, क्या ए बी के बराबर नहीं है? यहाँ पर नहीं का साइन बना हुआ है ना, ये नॉट ऑपरेटर का यूज किया है। तो ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू 15, तो हाँ ये तो सही बात है कि ए जो है सो बी के बराबर नहीं है। तो अगर ये सही बात होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा, है ना। ए अगर बी के बराबर नहीं रहेगा तो ट्रू देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू 25 कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए, अगर ये नहीं दिख रहा है तो एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी के बराबर नहीं है ना। यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो क्या आ रहा है? दोनों तो बराबर है, तो ये जो है तो गलत है। ए बी के बराबर नहीं है ऐसा कहना गलत है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या देगा आउटपुट? ये फॉल्स देगा आउटपुट। अगर यहाँ पे और कुछ भी रहेगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, हाँ ये बात सही है, तो ये जब सही है तो ये ट्रू है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजन इसमें मत होना। बस ये देखो कि क्या ये बात सही है, तो समझ में आ जाएगा। क्या ए बी के बराबर नहीं है? तो हाँ ए बी के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ट्रू दिया। ठीक है, तो ये क्या था? कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने एग्जांपल देखा। अब ट्रू, अब जो लॉजिकल ऑपरेटर जो बचा है उसको हम लोग कल जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग उसका एग्जांपल देखेंगे, एंड देन फिर हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस बनाना स्टार्ट करेंगे, और देन उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे कोडिंग के जो है क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एरे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट, और थोड़ा बहुत जो है सो उप्स कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जावा स्क्रिप्ट जो है सो फॉर टेस्टिंग रोल मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा। उसका उसके बाद जो है सो हम लोग प्ले राइट का स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी तक मैंने आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया लॉजिकल ऑपरेटर तक। जो बाकी का जो बचा है, जो पहले के जो नोट्स है जो आप लोग के साथ शेयर करा है, उसमें अब ये भी चीज ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो कभी भी ये नोट्स जो है सो आप रेफर कर सकते हो रिवीजन के लिए। और जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोग को कल की भी और आज की भी बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई सवाल है किसी का, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो अभी। सोनल, आपको समझ में आया? सोनल, आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई इशू तो आप इस कॉल के चैट पे आप डाल सकते हो मैसेज में, यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना तो वहाँ पे सेंड अ मैसेज है ऑप्शन। बबीता, आपको आया समझ में? जी, सब आ गया। कोई कोई क्वेश्चन इसमें, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन? लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन, अर्थमेटिक? ठीक, नहीं, नहीं। इशू होगा तो जो चैनल है उसी में पूछ लेना, है ना। और जो ओके, है वो मैं जो लिंक शेयर किया हूँ उसके थ्रू उसमें अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ओके, क्लास जो है सो हम लोग कल रखेंगे। जो टाइम रहेगा वो लगभग इसी के आसपास का रहेगा, 9:30 से 10:30। ठीक है। ओके। थैंक यू।